हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 40 तक के क्वेश्चंस को कवर कर लिए थे। अब आगे 41 से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे और ये आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन है। इसको एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज़ करके जाइएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियोज़ बनाए हैं जो आपको प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में मिल जाएंगे, और सीक्वेंस में आप विद इन 1 आवर या 2 आवर्स के बीच में आप इसको कवर करके जा सकते हैं और अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो चलिए देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। तो 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे फास्ट एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो जो फ्लैश टाइप का एडीसी होता है, ठीक है, ये सबसे फास्टेस्ट होता है एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, ये आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़े होंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप के कन्वर्टर्स। ठीक है, तो फास्ट एडीसी जो है वो हमारा फ्लैश टाइप होता है। तो 41 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेरी लो, ठीक है, प्रिसीजन रजिस्टर के मापन हेतु किस ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो केल्विन ब्रिज का जो इस्तेमाल करते हैं, वेरी लो के लिए हम लोग, लो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वेट स्टोन का लो या लो मतलब हाई, और बहुत ज़्यादा हाई नहीं, मीडियम रेजिस्टेंस को मेज़रमेंट करने के लिए, हाई रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए मेगर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मैक्सवेल जो है वो आपका इंडक्टेंस इंडक्टेंस मेज़रमेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तथा वेन ब्रिज जो ब्रिज होते हैं वो आपके कैपेसिटेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करेगा, वो भी वेरी लो की बात करेगा, तो आप केल्विन ब्रिज या केल्विन डबल ब्रिज भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो 42 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि एक 3:1/2 डिजिट मल्टीमीटर रीडिंग देगा। ठीक है, तो 3:1/2। अब देखिए इसके लिए जो है आपका फार्मूला होता है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, या इसको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्टली 4/1/2 के भी रिस्पेक्ट में पूछा जाता है। ठीक है, तो जो हमारा 3:1/2 होता है वो आपका 000 से लेके 1999 तक की रेंज को कवर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला बेस्ड पे बहुत सारे क्वेश्चंस कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो और बाकी आपका ये क्वेश्चन जो है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको थ्योरेटिकल ही पूछे जाते हैं, तो आप थ्योरेटिकल पे ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है 44 नंबर क्वेश्चन। तो 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वीन ब्रिज में R1 R2 का मान सेम है तथा C1 C2 का मान भी सेम है, तो R3 व R4 का जो रेशियो होता है वो 2 होता है। ठीक है, तो 44 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करने के लिए वेन ब्रिज जो है इसका पूरा फिगर ड्रॉ करना होता है, और उसको KVL KCL के द्वारा सॉल्व किया जाता है, तब जाके हमारा R3 और R4 का रेशियो निकल के आता है। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी टाइम और प्लस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप अभी रिसेंटली एग्ज़ाम के तौर पे आप इसको याद कर लीजिए, इस तरीके का जो भी क्वेश्चन है। बाकी इसको जब आपको ब्रिजेस पढ़ाए जाएंगे तो उसमें सारा चीज़ इसको डिटेल में दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक हाई फ्रिक्वेंसी उपकरण जिसका आउटपुट जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो पीजो इलेक्ट्रिक द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो क्या कहलाता है, तो वो फ्रिक्वेंसी सेंथाइज़र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, मतलब इफेक्ट पे वर्क होता है, वो आपका फ्रिक्वेंसी सेंथाइज़र होता है। ठीक है, तो 45 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 46 to 49 क्वेश्चन। ठीक है, ये इस फिगर पे बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है।
ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए केवीएल, केसीएल और बहुत सारे टेक्निक इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे कि बहुत सारे आंसर आएंगे हर एक पॉइंट पे। जैसे कि आपका पूछेगा कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज, डायोड के अक्रॉस करंट, लोड पे करंट, ठीक है, ये सारा से इस ट्रांजिस्टर में करंट, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो 46 से 49 तक के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, बट हाई लेवल के एग्जामिनेशन में, जैसे बीटेक या आपके अदर एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। तो इसको हम कॉन्सेप्ट जब पढ़ाएंगे तब आपको समझा देंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। अभी आपको फ़िलहाल बेसिक चीज़ों को समझाते हुए चलते हैं, जिससे कि आप आज के एग्जामिनेशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो अब देखिए हमारा 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस महान वैज्ञानिक के नाम पर डीसी ब्रिज का नाम रखा गया है, ठीक है। तो देखो, डीसी जो ब्रिज होती हैं वो बहुत तरीके की होती हैं, ठीक है। तो हर एक साइंटिस्ट अलग अलग नाम से दिया रखा है। जैसे कैल्विन डबल ब्रिज, कैल्विन साइंटिस्ट है उनके नाम पे, विट स्टोन साइंटिस्ट थे उनके नाम पे एक ब्रिज, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पे एक ब्रिज, सारे वैज्ञानिकों के नाम पे इनका नामकरण किया गया है। तो ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं और ये इस तरीके के बेतुक क्वेश्चन है। तो 60 नंबर क्वेश्चन को भी इग्नोर करिए, नहीं तो अगर लगाना चाहेंगे तो इसको आइंस्टीन कर सकते हैं आप, क्योंकि आइंस्टीन ही एक पहले ऐसे वो थे जिन्होंने डीसी सर्किट के बारे में समझाया था और ब्रिजेस के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन अब जाके क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आइडियल पावर सप्लाई का रिपल फैक्टर कितना होता है? तो जो आइडियल पावर सप्लाई होता है उसका रिपल फैक्टर पूछ रहा है। रिपल फैक्टर होता क्या है? तो आपको ब्रिज या रेक्टिफायर पढ़ाए थे तो आपको बताया गया था कि रिपल फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आइडियल पावर सप्लाई होता है उसका रिपल फैक्टर 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। तो 61 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि प्योर साइन वेव का रिपल फैक्टर, तो जो प्योर साइन वेव होता है उसका रिपल फैक्टर इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो आइडियल पावर सप्लाई का रिपल फैक्टर पूछेगा तो 0 और प्योर साइन वेव का पूछेगा तो इनफाइनाइट, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाइएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक फुल वेव रेक्टिफायर द्वारा, ठीक है, रेक्टिफाइड साइन वेव की कैपेसिटेंस फिल्टर का फिल्ट्रेशन के पश्चात रिपल फैक्टर कितना होता है? फुल वेव की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर फुल वेव की बात करेंगे तो फुल वेव का जो रिपल फैक्टर होता है 0.48 होता है, ठीक है। तो 63 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीएमएमसी में डी आर्सनोल मूवमेंट कहा जाता है। तो ये डी आर्सनोल मूवमेंट जो होता है वो एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, और इन्हीं के नाम पे इसका इफ़ेक्ट रखा गया है और इसके इफ़ेक्ट को बताया गया है, ठीक है। तो इसका आविष्कार इस नाम से के वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसका नाम डी आर्सनोल मूवमेंट रखा गया है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस महान वैज्ञानिक के नाम पर एक एसी ब्रिज का नाम रखा गया है, ठीक है। तो एसी जो है वो आपका कैल्विन जो है आपका डीसी हो जाता है ब्रिज, ठीक है, आइंस्टीन का भी डीसी, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सवेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैक्सवेल, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टेंस वगैरह मेज़रमेंट किया जाता है, तो इंडक्टेंस वगैरह इंडक्टर में होता है, ये सब चीज़ें। 1 मिली एम्पियर तथा 88 ओम रेजिस्टेंस वाले पीएमएमसी यंत्र को सीरीज ओम मीटर में कनेक्ट किया गया है, ठीक है। यदि ओम मीटर के रेजिस्टेंस टर्मिनल को शंट कर दिया जाए तो मीटर में प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो शंट करने पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, जो हमारा धारा रहेगा उतना ही प्रवाहित होगा, यानी कि 1 मिली एम्पियर ही प्रवाहित होगा। तो 66 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मल्टीमीटर में
एक मल्टीमीटर में निम्न में से कौन सी असावधानी मल्टीमीटर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है? तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करने पे, ठीक है। जो एमीटर होता है वो आपका सीरीज़ में हमेशा लगा होता है, ठीक है। एमीटर कभी भी किसी भी सर्किट में, जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, तो इसके सीरीज़ में अमीटर और इसके पैरेलल में वोल्टमीटर लगा होता है, ठीक है। तो जब हम इसी एमीटर को पैरेलल में कर देंगे तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लॉसेस आएगा, ठीक है। तो 67 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 67 का बी ऑप्शन राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग 68। तो 68 क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगुलर वेव के आरएमएस मान हेतु कौन सा यंत्र हम आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हॉट वायर जो मेथड होता है या हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसके प्रयोग से हम ट्रायंगुलर वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो 68 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्डिंग बैलेंस नामक समस्या किस यंत्र में उत्पन्न होती है? तो ये जो सेल्डिंग वाली प्रॉब्लम होती है वो एसी ब्रिज में हमेशा जनरेट होती है, डीसी या क्यूमीटर या एसी डीसी दोनों में नहीं होती है। तो 69 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेल्डिंग में जो होता है वो हम ग्राउंडेड फ्लोटिंग ये सब करते हैं, ठीक है। तो ये आपको थ्योरेटिकल क्लास में समझाया जा चुका है, ठीक है। तो ये आपका 69 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज के चारों प्रतिरोध, अब देखिए इसका रेजिस्टेंस जो है, इसका फिगर आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ पे जो है हमारा गैल्वेनोमीटर लगा होता है और ये होता है। तो चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू आर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों पॉइंट के रेफरेंस में पूछेगा तो ये सीरीज़ में हो जाएंगे, ये भी सीरीज़, और ये सीरीज़ में जोड़ने के बाद आपस में पैरेलल में हो जाते हैं, यानी कि 2R पैरेलल 2R, और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये R निकल कैलकुलेट होके आएगा, ठीक है। तो यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये जो है फॉर्मूला बेस्ड पे है, फिगर याद है तो सब बच्चे कर ले जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए इसमें कह रहा है कि एसी वेव, ठीक है, कि आरएमएस वैल्यू तथा एवरेज वैल्यू के रेशियो को क्या कहते हैं? तो हम पिछले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं कि फॉर्म फैक्टर जो होता है वो आपका आरएमएस और एवरेज का रेशियो होता है, यानी कि फॉर्म फैक्टर जो होता है, इससे हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं, ठीक है, किसी आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो 71 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी यंत्र के नॉइज़ का फंक्शन होता है, ठीक है। तो जो नॉइज़ का फंक्शन होता है वो किस में होता है, ठीक है। वोल्टेज रेंज में होता है? तो नहीं, वोल्टेज रेंज में कभी नहीं होता है। एक्यूरेसी में भी नॉइज़ का कोई मतलब नहीं है, इम्पीडेंस में भी कोई मतलब नहीं है। जो बैंडविड्थ होता है इसी पे डिपेंड करता है नॉइज़ का फंक्शन रेशियो, ठीक है। तो 72 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन फिर से दे रखा है, तो कोई बात नहीं। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी टेक्निक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से संबंधित नहीं है? नहीं की बात पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग नहीं की बात करेंगे, नहीं देखेंगे, तो देखिए हमारा इसमें सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन ये हमारा है, रैम भी है, ठीक है। जो हमारा इंट्रीगेटिंग जो टाइप का है ये आपका नहीं होता है, ठीक है। तो 73 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। सॉरी ये भी है, होता है हमारा फ्लैश टाइप जो होता है वो फ्लैश टाइप नहीं होता है, फ्लैश टाइप दे रखा है, ये फास्टेस्ट होता है और ये डीसी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर टेक्निक नहीं है, ठीक है। ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, ठीक है। तो ये हमारे 73 तक के क्वेश्चन रहे। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।